अब देखिए नेक्स्ट जो इसके अंदर पोर्शन है आपका, दिस इज योर कैश मैनेजमेंट। तो पहले हमने कवर किया पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और उसके आप देखेंगे तो अगर 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन है बस, और उसके अलावा नहीं है वर्किंग। वहां पर आपके पास ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन है, और फिर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन है उसमें 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चन है। तीनों चारों वैरायटी कंप्लीट करो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर कैश मैनेजमेंट। अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, एंड उसको अपना कैश मैनेज करना ही है। जो भी उसके फोरकास्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ कैश है, उसको मैनेज करना ही है। इस चैप्टर में बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, दिस इज ऑन कैश बजट। तो आपको कैश बजट बनाना है, वहां पर हर मंथ की आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी कैश की, वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके अलावा अगर डेफिसिट है तो वी हैव टू अरेंज, हम उसको बोरो करेंगे, और अगर सरप्लस है तो वी हैव टू इन्वेस्ट। तो वी हैव टू मेंटेन सम क्लोजिंग बैलेंस, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा जो भी होगा वी हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लिख लेंगे। Cash management is the important function of the finance manager. Finance manager, it is concerned with managing of the it is concerned with the managing of the। अब हमें यहां पर क्या क्या मैनेज करना है? कैश फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म्स, क्या इनफ्लोज हो रहे हैं और क्या आउटफ्लोज हो रहे हैं। ठीक है, तो कैश फ्लोज इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म्स, तो जो भी आप परचेजेस कर रहे हैं, जो भी आप सेल्स कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो सब कंसिडर करने पड़ेंगे। कैश फ्लोज विद इन द फर्म, cash flows within the firm, then cash balance held by the firm at a point of time by financing deficit। अगर डेफिसिट है तो वी हैव टू बोरो, और इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। तो यहां पर बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द कैश बजट। समझ पा रहे हैं? उनका जो मेन कंसर्न है वो कैश बजट बनाना है, फोरकास्ट करना है कैश, कितना आपका कैश रिक्वायरमेंट होगा, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू अरेंज इट। ठीक है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी वांट टू मिनिमाइज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस कैश पड़ा रहेगा तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होगा, और अगर डेफिसिट होगा तो उस केस में मेरे डे टू डे ऑपरेशंस क्या होंगे, वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर वो प्रॉब्लमेटिक होंगे, वो प्रॉब्लम में आएंगे। तो डेफिनेटली हमें पहले से ही सब कुछ फोरकास्ट करना होगा। पहले से ही हम पूरा कैश बजट बना के रखेंगे, पूरे अगले 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, और अकॉर्डिंगली वी हैव टू अरेंज द कैश इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सीजन आ रहा है तो उस समय ज्यादा कैश चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट पहले से ही अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे एज ए फाइनेंस मैनेजर, तो आपके डे टू डे ऑपरेशंस बहुत स्मूथ चलेंगे, और वही यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो मेन आपके पास क्राइटेरिया आपके पास पूछा जाने वाला है, दिस इज अबाउट द कैश बजट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे सर। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स हियर? टू प्रोवाइड द एडिक्वेट कैश to each of its units। No funds
are blocked in idle cash. ये मैंने आपको बताया. The surplus cash should be invested. The surplus cash should be invested in order to maximize returns for the returns for the business. तो minimize the cost and maximize the returns. तो यहां पर जो सबसे मेन आपके पास है, दिस इज अबाउट कैश बजट सर. दिस इज अबाउट, और जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, दिस इज फ्रॉम योर कैश बजट ऑनली. ठीक है, याद रखना आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैश बजट का ही क्वेश्चन आने वाला है सर. तो दिस इज द एस्टिमेट ऑफ, it is the estimate of cash receipts and payments. And we have 3 methods of preparing the cash. We have 3 methods of preparing the cash budget. The first one is receipt and payment method. रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, यही आने वाला है. मैं आपको बताऊं, मेन आपका यही मेथड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड. दिस इज अबाउट द कैश बजट. एडजस्टेड नेट इनकम मेथड, तो वैसे आपके पास 3 मेथड हैं, बट जो मेन मेथड है वो आपके पास यही है सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड. एंड द लास्ट वन इज योर बैलेंस शीट मेथड. तो ये तो कुछ भी नहीं है, बस नाम ही है. एडजस्टेड नेट इनकम मेथड इज बेसिकली जैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, वही है सर. तो इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो वी हैव टू एडजस्ट द नेट इनकम. तो जो एग्जाम के लिए अगर मैं बात करूं तो दिस इज द ओनली मेथड जो आपके एग्जाम में आने वाला है, मैं आपको पहले बता दूं. ठीक है, फिर भी हम एक आधा क्वेश्चन करेंगे एडजस्टेड नेट इनकम मेथड पे, और बैलेंस शीट मेथड तो थ्योरेटिकल है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो फर्स्ट आपके पास जो मेथड है, दिस इज योर रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड. वी हैव रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड सर. तो करना क्या है, नाम से पता चल रहा है, सारी रिसिप्ट्स लिख दो, सारी पेमेंट लिख दो, एंड वी आर फोरकास्टिंग द कैश बैलेंस. समझ पा रहे हैं कितना कैश बैलेंस है. इन दिस मेथड all the expected receipts and payments for budget period all the receipts and payments for the budget period are considered. तो जो भी आपको परचेजेज है तो पेमेंट करनी है, रिसिप्ट है तो आपकी रिसिप्ट आने वाली है, तो पूरी हम वहां पर क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स को वहां पर लिख लेंगे. एंटीसिपेटेड cash inflows, anticipated cash inflows is added to the
opening balance of cash and all cash payments are deducted from this to arrive closing cash balance। तो ये तो सिर्फ लैंग्वेज है, सिंपल आपको यही करना है। तो जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है उसमें सारी रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और ये तो बचपन से कर रहे हैं सब चीजें। नाउ द सेकंड वन वी हैव एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। The second one we have adjusted net income method, sir. Adjusted net income method. तो क्या करेंगे in this method? Adjusted net income method. This is in this method. In this method, cash flows are determined indirectly. तो पढ़ा था ना हमने indirect method for calculation of cash flows, वही है ये सर। ठीक है, तो कैश फ्लो कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो ये वही है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज। तो एडजस्टेड नेट इनकम मेथड वही है आपके पास। इन दिस मेथड कैश फ्लोज आर डिटरमाइंड, कैश फ्लोज आर डिटरमाइंड indirectly by adjusting net income on cash basis. Net income on cash basis. Ignoring the non-cash items like depreciation. This is similar to cash flow statement. तो आई थिंक कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सबको ही आती है, और इसलिए ये मेथड यहाँ पर पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके अकाउंट्स के अंदर कवर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कवर्ड है सर। ठीक है, बट फिर भी उन्होंने लिखा है तो मुझे डेफिनेटली बताना ही है आपको। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो दिस इज योर आउटफ्लो, डेटर्स बढ़ेंगे, स्टॉक बढ़ेगा तो दिस इज योर आउटफ्लो, करंट एसेट्स कम होंगे तो दिस इज योर इनफ्लो, करंट लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो दिस इज योर इनफ्लो, करंट लायबिलिटीज कम होंगी तो दिस इज योर आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज इज योर आउटफ्लो, पढ़ा था हमने कैपिटल बजटिंग में। वर्किंग कैपिटल डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज इनफ्लो। यही करना है, इनडायरेक्ट मेथड है आपके पास। यस, काउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सर। ठीक है, नाउ द थर्ड वन वी हैव बैलेंस शीट मेथड। वो सबसे आसान है सर, एंड दिस इज वेरी थियोरेटिकल। वी हैव बैलेंस शीट मेथड। वी हैव बैलेंस शीट मेथड। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपका डिफिकल्ट वाला फेज था ना वो जा चुका है सर। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जिसको भी डिफिकल्टी होती है, दिस इज ओनली द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट सिंपल है, समझ पा रहे हैं, हंसते गाते वहां पर ये खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपके पास कोई डिफिकल्टी नहीं है, यहाँ पर बहुत स्मूथनेस है। आपको बस क्वेश्चंस की, हर वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है एंड दीज आर वेरी सिंपल, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम में घूम फिर के क्वेश्चन आते ही हैं, कभी डेटर्स मैनेजमेंट का आता है, कभी कैश मैनेजमेंट का आता है, कभी वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का आता है। 2 क्वेश्चन तक यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना सर, और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करके जाना। कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, कोई छोटा क्वेश्चन आ जाएगा वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का नहीं आएगा तो कैश मैनेजमेंट और डेटर्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ जाएगा, फैक्टरिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4 तरह के क्वेश्चंस को वो मिक्स करके पूछते रहते हैं। ठीक
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं हमेशा, आप उसी के हिसाब से तैयारी करके जाना अपनी, ठीक है। अंडर दिस मेथड, अब करना क्या है इस मेथड में भाई, कुछ नहीं करना सर, बैलेंस शीट में लिख दो सारी चीजें, सिर्फ कैश को छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो कैश किस साइड आ रहा है, ठीक है, बैलेंस किस साइड आ रहा है, एसेट साइड आ रहा है या लाइबिलिटी साइड आ रहा है, तो वो शॉर्टफॉल हो जाएगा, लाइबिलिटी साइड आ रहा है, एसेट साइड आ रहा है तो वो सरप्लस। तो अंडर दिस मेथड all items of balance sheet are recorded in respective side except cash. कैश बैंक को छोड़ के सब कुछ प्लॉट कर दो। इफ लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स, लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट कम है सर, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कैश एंड बैंक। एंड इफ एसेट साइड इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी, एसेट साइड ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो वो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंसिंग फिगर इज बैंक ओडी एंड दिस इज योर नेगेटिव कैश। तो दिस इज वेरी थियोरेटिकल, दिस इज वेरी वेरी थियोरेटिकल, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। कुछ ज्यादा इधर उधर इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सिंपल सा छोटा सा पॉइंट था, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड, देन वी हैव नेट इनकम अप्रोच एंड द थर्ड वन इज योर बैलेंस शीट अप्रोच, ठीक है। एक बार यहां पर नोट्स से भी देख लेते हैं। Cash management is the crucial function of the finance manager, focus on managing the cash inflows, outflows, internal cash flows within the firm, cash balance at any point of time, managing deficit and invest surplus. To provide adequate cash, to avoid the funds to block in idle cash and invest surplus cash for maximizing the return. यही लिखा है मैंने आपको, cash budget is the estimate of cash receipt and payment, and this is your receipt and payment method. Net income method देख लीजिए, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कैश बजट बनाना है, यही आपके पास है। एंड दिस इज योर रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड एज रिगार्ड टू द रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, एनी अदर रिसिप्ट्स। एज रिगार्ड्स पेमेंट, दिस इज पेमेंट मेड फॉर परचेजेस, फॉर एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर पीरियडिक पेमेंट बट नॉट एवरी मंथ, कभी कभी पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की, डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, स्पेशल पेमेंट टू बी मेड इन पर्टिकुलर मंथ, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, repayment of loan, payment of for the assets acquired, etc. So what is the format? This is month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 receipts, opening balance, collection from debtors, cash sales, loan from bank, share capital, miscellaneous receipts, other items, total, फिर payments आ गई आपके पास, payment to creditors, wages, overhead, interest, एंड देन डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर आइटम, टोटल आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, एंड वी हैव सरप्लस एंड शॉर्टफॉल, खत्म। चेक कर लीजिए सर। तो ये आपका कैश बजट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, 99% यही आता है, ठीक है। 99% मतलब आप समझ रही हो ना कि यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में सर, ठीक है। बट फिर भी एक आधा क्वेश्चन हम उसका भी करेंगे। तो देखिए सर, वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38. This is from your study materials. बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा दिस इज ओनली द वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर वो पूछते हैं, बस उसके अंदर एडजस्टमेंट घुमाते रहेंगे। तो वी हैव ओनली ए सिंगल वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, यही आपके पास रिसिप्ट पेमेंट मेथड आपके पास आने वाला है, और उसी में एडजस्टमेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट और ईजी कर देंगे सर। तो देखिए सर, प्रिपेयर द मंथली कैश बजट फॉर द 6 मंथ्स। तो 6 महीने का बजट बनाना है आपको, बिगनिंग फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मंथली सेल्स आपको दे दी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मुझे 6 महीने का बनाना है, एंड दिस इज फ्रॉम अप्रैल। कहाँ से बनाना है, अप्रैल से बनाना है। तो मार्क कर लो सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है।
अप्रैल से लेके सितंबर तक का बनाना है, तो मार्क कर लो जिससे आपको पता रहे कि भाई कौन कौन से मंथ का मुझे बनाना है सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वो कह रहा है वेजेस एंड सैलरीज आपको दे दिया, अप्रैल से लेके सितंबर तक की दे दी। ठीक है, अब देखो एडजस्टमेंट्स, एक एक एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ना क्योंकि उसी का तो मेन पॉइंट है यहां पर। ठीक है, ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट, 80% क्रेडिट पे है, तो 20% किस पे हो गई, कैश पे हो गई सर। अब ध्यान से देखना, 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ, तो 75% दे विल बी कलेक्टेड इन द सेम, वहां पर आपके पास 1 महीने में, और बैलेंस जो रह जाएगी 2 महीने में। There will be no bad debt losses. Purchases amount 80% of the sales. Purchases 80% of sales हैं, are made and paid in the month preceding the sales. Sales से पिछले महीने में हम पेमेंट करते हैं. The firm has 10% debentures of rupees 1,20,000. Interest is paid quarterly in January, April, and so on. The firm has to make the advance tax of 5,000 in July. The firm has a cash balance of 20,000 on April 1st, which is the minimum desired level of cash balance. तो कम से कम उसको 20,000 चाहिए. Any cash surplus deficit about below this level has to be made through temporary investment liquidation. और जो भी आपके पास देख लीजिए इससे ऊपर नीचे होगा तो उसको इन्वेस्ट या हम बोरो करेंगे. इंटरेस्ट हमें क्या करना है, इग्नोर करना है. इंटरेस्ट इज टू बी इग्नोर्ड. अब देखो यहां पर सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ये आपके पास आए तो वी हैव टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर द कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. ठीक है, और मेनली आपके पास सेल्स का और परचेज का दो कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर है सर? तो 1 बाय 1 वहां पर देख लीजिए, कैलकुलेशंस करेंगे और आपके पास आ जाएगा सर. ठीक है, करें सर. कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट? ठीक है, तो देखिए सर, बड़ा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन है, और आपको वो पूरी क्लैरिटी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगी सर. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 38, स्टडी मैट का क्वेश्चन है. तो मुझे वहां पर सेल्स रिसिप्ट निकालनी है हर मंथ की सर. हर मंथ की क्या निकालेंगे, सेल्स रिसिप्ट सर, इन कैश एंड क्रेडिट. तो कैश के लिए तो सेम मंथ की 80,000 का कितना आपको कैश मिल जाएगा, 20%. 60,000 का 20%, 80, 1,80,000 एंड 60, इन सब का आपको क्या मिल जाएगा, 20%. बट क्रेडिट के लिए क्या लिखा हुआ है, 80% ऑन क्रेडिट एंड 75% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ. तो आप देखो ना, अप्रैल में कब कब का पैसा आएगा, मुझे तो अप्रैल से मतलब है, अप्रैल में कब कब का पैसा आएगा, फरवरी का पैसा आएगा और मार्च का. ठीक है, मार्च का कितना आएगा देख लो, 75% ऑफ द कलेक्टेड विद इन 1 मंथ. तो वहां पर मार्च की जो क्रेडिट सेल होगी उसका 75% दिस इज वी हैव टू रिसीव्ड इन अप्रैल. और फरवरी का देख लीजिए, फरवरी का जो 80% क्रेडिट सेल था उसका 75% आपका मार्च में आया होगा, और जो उसका बैलेंस बच गया वो कब आया होगा, अप्रैल. तो वो आपको देखना है मुझे रिसिप्ट पेमेंट बेसिस पे अप्रैल में कौन कौन सा पैसा आया. तो अप्रैल में कौन कौन सी सेल्स का पैसा आएगा, फरवरी की सेल्स का और मार्च की सेल्स का. मार्च की सेल्स का कितना आएगा, 80% क्रेडिट का 75%, और फरवरी में 80% का 25%. खत्म. इस तरह से सोचना है, खत्म सर. चेक कर लीजिए सर, रिपीट कर रहा हूं एक बार, कैलकुलेशन करके दिखाता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा पूरा. तो पहली बात, अप्रैल, अप्रैल में कैश का तो सेम आएगा, 80,000 का कितना मिल जाएगा, 20%, कितना मिल जाएगा, 16,000. और क्रेडिट का कितना मिलेगा वो हम अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो एक बार यहां पर लिख लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर.
6 महीने का निकालना है, तो कैश सेल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कैश सेल्स लिख लो पहले, 60, 80, 1 लाख 80 एंड 60, 60,000 का 20%, 80,000 का 20%, 1 लाख का 20%, 80,000 का 20%, 60,000 का 20%। तो दिस इज 12,000 प्लस दिस इज 16,000 प्लस 20,000 प्लस एंड दिस इज अगेन 16,000 प्लस एंड 12,000 प्लस। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, नथिंग। अब क्रेडिट वाला देखो सर, वो क्रेडिट वाला हम इन क्रेडिट रिसिप्ट्स, अप्रैल में you will receive the payments of March and February। देख लो सर, क्लियर है। अब मई में आप कब कब का रिसीव करोगे, चेन बन जाएगी, बस एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर पूरी चेन बन जाएगी। अप्रैल में कब कब का रिसीव करोगे, मार्च एंड फेब्रुवरी। मई में कब कब का रिसीव करोगे, अप्रैल एंड मार्च। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर पूरी चेन बन जाती है सर। तो अप्रैल में आप कितनी सेल्स थी, मार्च की सेल्स कितनी थी, 1,40,000, और वो कह रहा है 80% क्रेडिट और उसका 75%, 80% का 75%। तो प्लीज लिखिए 1,40,000, उसका 80% का 75% यू विल रिसीव इन अप्रैल। कितना, 84,000। साथ में फेब्रुवरी की सेल्स का देख लीजिए, 80% का 25%, 80% का 25%, इंटू 80% इंटू 25% यू विल रिसीव इन अप्रैल। कितना हो गया, 1,20,000 इंटू 80% इंटू 25%, 24,000। तो क्रेडिट का कितना मिल गया अप्रैल में सर, टोटल बता दो कितना मिल गया सर। 84 प्लस 24 एंड दिस इज 1,08,000। समझ आया ना सर। अब अगर कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो यहाँ पे क्या लिख दो अप्रैल में, 1,08,000। टोटल कितना आएगा, 1,24,000। एक महीने का कैलकुलेशन देख लो, फिर उसके बाद आपको कोई जिंदगी में दिक्कत आने वाली नहीं है सर। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेस खत्म। तो पहले मुझे अब कंफर्म कर दो कि इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट। अब चेन बनाते जाओ सर। अप्रैल में, मार्च और फरवरी, अब मई में अप्रैल एंड मार्च। तो अप्रैल की सेल कितनी थी, 80,000 सर। अब चेन बन गई सर, पूरी चेन बन गई सर। 80,000 इंटू 80% इंटू 75% प्लस, ठीक है, मई में अप्रैल और फिर मार्च की कितनी सेल्स थी, 1,40,000 इंटू 80% इंटू 25%। कितना आ जाएगा सर, दोनों करके टोटल कर दो सर। $48,000 और ये आया 1,40,000 इंटू 80% इंटू 28,000। तो टोटल कितना हो गया सर, 76,000। देख लो सर। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन, जल्दी से मुझे कंफर्म करो सर। ऑन द सेम वे जून के लिए कैलकुलेट करेंगे। जून में कब कब का आएगा, मई का एंड अप्रैल का। मई की सेल्स कितनी थी सर, मई की सेल्स आपकी कितनी थी, मई की सेल्स थी 60,000 सर।
और अप्रैल की सेल्स आपकी कितनी थी? अप्रैल की सेल्स थी 80,000 सर। चेन बन गई ना पूरी सर। अब फटाफट कैलकुलेट करते जाओ सर, टोटल करते जाओ। जून, जुलाई में कब कब का आएगा? जून एंड मई। तो दिस इज जून की सेल्स है आपके पास 80,000 इंटू 80% इंटू 75%। और मई की सेल्स आपके पास कितनी थी? मई की सेल्स आपके पास थी 60,000 सर। तो ये आया आपके पास 52,000। ये आपके पास कितना है? तो ये आपके पास आ गया, देख लीजिए, जुलाई का आपके पास आ गया 60,000। अगस्त में आपके पास देख लीजिए कब कब का आएगा। जुलाई की सेल्स है 1 लाख और जून की सेल्स है 80,000। एंड देख लीजिए जून की सेल्स है 80,000 और इसका टोटल कितना आएगा? 76,000। और लास्ट आपके पास है सितंबर सर, 80,000 आ जाएगा सर। $68,000 चेक कर लीजिए सर। चलें सर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट पुट कर देंगे वहाँ पर, तो आपके पास पूरा रिसिप्ट का आपका पूरा फुल हो जाएगा सर। रिसिप्ट का आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। तो दिस इज 76,000, दिस इज 52,000, दिस इज 60,000, दिस इज 76,000 एंड 68,000। तो ये टोटल आपके पास कितना कितना आ गया? 88,000। दिस इज योर 68,000, दिस इज योर 80,000, दिस इज योर 92,000 एंड दिस इज योर 80,000। इस तरह से ही आपके पास यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आती हैं सर। चेक कर लीजिए सर, पूरा चेक कर लो सर, पूरा कैलकुलेशन। ये हमने सेल्स के लिए कर दिया, रिसिप्ट के लिए कर दिया। नाउ वी हैव टू पे फॉर द परचेजेस। पे फॉर द परचेजेस। अब देखिए उसके लिए क्या लिखा हुआ है। purchases amount to 80% of the sales and made and paid in the month preceding the sales। ठीक है, तो उसकी पेमेंट कब कर रहे हैं? पिछले महीने ही हम वहां पर उसकी क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं सर। ठीक है, तो वहां पर आपके पास देख लीजिए अप्रैल में कब की पेमेंट होगी? मई की। प्लीज फोकस करें, अप्रैल में कब की पेमेंट होगी? मई की। पिछले महीने में कर रहे हैं ना। परचेज अमाउंट 80% ऑफ द सेल्स एंड मेड एंड पेड इन द मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स। तो मई की पेमेंट कब होगी? अप्रैल में। अप्रैल की पेमेंट कब होगी? मार्च में। उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब कब से है? अप्रैल से लेके सितंबर तक। ठीक है, तो मई की पेमेंट कब होगी? अप्रैल में। जून की पेमेंट कब होगी? मई में। जुलाई की पेमेंट कब होगी? जून में। अगस्त की पेमेंट कब होगी? जुलाई में। सितंबर की पेमेंट कब होगी? अगस्त में। और अक्टूबर की पेमेंट कब होगी? सितंबर में। तो वी आर इन्वॉल्विंग द अक्टूबर इन दिस केस। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मई टू अक्टूबर।
ठीक है, तो लिखेंगे अप्रैल से ही, बट कहां से डेटा लेंगे? मई से सर। तो अप्रैल में जो पेमेंट होगी वो मई के सेल्स की होगी, और मई के सेल्स कितना है? 60,000, और उसका 80% क्या है? परचेज। लो जी सर, चेन बन जाएगी अब। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो मई की पेमेंट है अप्रैल में, तो मई से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो 80,000, 1 लाख, 80,000, 60,000 एंड 1 लाख। लो जी सर, कर देंगे सर। तो ये कितना आ जाएगा? 60,000 इंटू 80%, 48,000। 80,000 इंटू 80%, 64,000। 1 लाख इंटू 80% इज 80,000। दिस इज योर पेमेंट्स। 64,000, दिस इज 48,000, एंड दिस इज योर 80,000। चेक कर लो सर यहाँ तक। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनी पॉइंट, अब बस एक पूरी स्टेटमेंट बना देंगे, काम खत्म हो जाएगा सर। एक पूरी स्टेटमेंट बना देंगे और पूरा आपका फिनिश हो जाएगा सर। तो बना देंगे कैश बजट सर, एंड दिस इज फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने का कैश बजट बनाना है सर। ठीक है सर, हो जाएगा। थोड़ा स्पेस को मैनेज कर सकते हैं, और ये लो जी सर। ठीक है सर, तो वी हैव पर्टिकुलर्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में सर। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में सर। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस के लिए वो पता क्या लिख रहा है सर? कैश बैलेंस ऑफ 20,000, इट इज द मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश, तो यू हैव टू मेंटेन 20,000 सर। 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। ठीक है, सबसे पहले आपके पास रिसिप्ट्स जो हम निकाल चुके हैं सर। रिसिप्ट्स में वी हैव सेल्स जो हम निकाल चुके हैं, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां से डेटा उठाना है एंड लिख देना है सर। चेक कर लीजिए सर, और यही यहां पर बेनिफिट है सर। $1,24,000, 88,000, 68,000, 80,000, 92,000 and 80,000।
total 1,44,000, 1,08,000. This is 88,000. This is 1 lakh. This is 1,12,000, and this is 1 lakh. Payments. तो पहली आपकी रिसिप्ट थी, सेकंड आपकी पेमेंट्स है, ठीक है। तो पेमेंट्स में वी हैव डिबेंचर इंटरेस्ट, परचेजेस हैं। सबसे पहले परचेजेज ही कर लो, वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वर्किंग नोट नंबर दिस इज 3 और ये ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है सर, बस आपको लिखना है सर, आपको लिखना है, टाइम हम स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी इस पे। तो परचेजेस आपके पास दिस इज 48,000, 64,000, 80,000, 64,000, 48,000 एंड 80,000। डिबेंचर इंटरेस्ट क्वार्टरली दे रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, तो उसके बाद आएगा अप्रैल। कितना है सर? 10% ऑफ 1,20,000, 1,20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 एंड दिस इज योर 3,000। तो 3,000 इन अप्रैल, फिर आपके पास आएगा 3,000 इन जुलाई एंड दैट्स इट। टैक्सेस कब पे कर रहे हैं? जुलाई में सर। कितना है? 5,000 सर। वेजेस एंड सैलरीज क्या लिखा हुआ भाई? वेजेस एंड सैलरीज दे रखी है तो सीधा है, सीधा पेमेंट्स हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनकी, ठीक है। तो सारी पेमेंट्स आपके पास आ गई, कुछ बचा ही नहीं सर। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, परचेजेस हो गया, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो वेजेस एंड सैलरीज आपके पास कितनी है? 9,000, 8,000, 10,000, 10,000, 9,000 and 9,000। So this is your 60,000, 72,000, 90,000, 82,000, 57,000, 89,000। चेक करिए सर यहाँ तक। तो मेरी रिसिप्ट पेमेंट आ चुकी है। मिनिमम मुझे कितना बैलेंस मेंटेन करना है? 20,000 मिनिमम बैलेंस वी नीड टू मेंटेन 20,000 है सर। क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000। तो यू विल फाइंड आउट द सरप्लस एंड डेफिसिट सर। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सरप्लस एंड डेफिसिट, ठीक है। तो मेरे पास 60,000, तो मुझे ये पेमेंट करनी हो 20,000, मुझे 80,000 चाहिए और यहाँ पर कितना है? 144। तो यू विल गेट द सरप्लस, ठीक है। तो देखिए सर एक बार इसको और कंप्लीट कर लेते हैं सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर, ये कुछ नहीं है इसमें। वन लाख 10,000, 1,02,000, 77,000। प्रेजेंटेशन और तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरे ICA वाली करा दी है, ठीक है। तो यू विल गेट द सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस एंड डेफिसिट आपके पास आ जाएगा। तो दिस इज 80,000 माइनस 144, तो दिस इज 64 सरप्लस। देन वी हैव 108 माइनस
ये आपके पास है 92, 108 माइनस 92, तो दिस इज 16,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास है 88 माइनस 100, तो डेफिसिट आ गया सर 22,000 का सर। फिर आपके पास है 1 लाख माइनस 102, डेफिसिट आ गया 2,000 का सर। देन आपके पास 1,12,000 माइनस 77, तो वी हैव ए सरप्लस ऑफ 35,000। एंड द लास्ट वन वी हैव 1,09,000, वी हैव ए डेफिसिट ऑफ 9,000 सर। तो कितना इन्वेस्ट बोरो करेंगे सर, तो वो बात ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी सर, कितना बोरो एंड इन्वेस्ट करने वाले हैं सर। तो क्लियर लिखा हुआ, यानी सरप्लस कैरी फ्रॉम दिस लेवल, टेम्परेरी इन्वेस्ट, लिक्विडेट टेम्परेरी, पूरा वहां पर आप बोरो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ सर, सरप्लस है तो वी हैव टू इन्वेस्ट, तो कैश बैलेंस आपके पास 20,000 ही आ जाएगा सर। 16,000 को इन्वेस्ट कर देंगे सर, कैश बैलेंस यू हैव 20,000, ठीक है। ये बोरो करेंगे 22,000, बोरो करेंगे अगेन, कैश बैलेंस यू विल गेट 20,000, यू हैव टू बोरो 2,000, बोरो 2,000, तो कैश बैलेंस इज 20,000। इन्वेस्ट करेंगे 35,000 सर, बैलेंस इज 20,000, एंड बोरो करेंगे 9,000 एंड योर कैश बैलेंस इज 20,000। दिस इज ऑल अबाउट दिस। चेक कर लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है। कोई भी अगर आपके डाउट हैं तो बताइए सर। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर आपके पास था 38। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताइए सर। तो ये हमने यहाँ पर देख लीजिए पूरा कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट मुझे लगता है आराम से कंप्लीट हो गया। तो एक बार मुझे फटाफट कंफर्म करो, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, तो मैं आगे बढ़ूँ सर। तो मैं आगे बढ़ूँ सर, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो सर, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो बोलिए सर। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है तो बताइए सर, वी विल बी कवर दिस, हम उसको कवर कर देंगे सर। चलें सर आगे, ठीक है। तो आज के लिए देख लो फिर, क्योंकि इट विल टेक 30 मिनट्स अगेन, ठीक है। तो अगेन आपके पास 30 मिनट्स लगेंगे, तो आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा कैश बजट कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।